एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। भारत माता की विचार करो, 15 अगस्त 1947 का वो समय था, चंद 2 महीने हो चुके थे। हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के पश्चात के 2 महीने के बाद हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण अगर किसी ने किया था तो वो पाकिस्तान के कबालियों के माध्यम से आक्रमण हुआ था। जिन शर्तों की बातें उन्होंने रखी थी, उसी शर्तों के बातों से अक्टूबर 1949 में इसी 370 धारा का जन्म हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के उस श्रीनगर में चले गए बिना परमिट। जैसे ही वो बिना परमिट चले गए, शेख अब्दुल्ला की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और ये कह दिया कि बिना परमिट आपने कश्मीर में प्रवेश किया है, आप कश्मीर के नागरिक नहीं हो, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, कश्मीर में आने का आपके पास परमिट नहीं है, इसके लिए आपको हम आज अटक करते हैं। उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जेल में डाला गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल जाने के पश्चात हिंदुस्तान की जनता को, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को लिखते थे कि मैंने 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। हिंदुस्तान के नागरिकों को मुझे बताना है कि ये मेरी जंग है और ये जंग मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, तो आने वाले हजारों पीढ़ियों तक ये जंग हिंदुस्तान को आजाद देने के पश्चात कश्मीर का हमारा विलय हिंदुस्तान में करने के लिए मैं कर रहा हूं। ये 1952 में कहा। शेख अब्दुल्ला जी को प्रश्न पूछा गया, 370 धारा लगाने के बाद आपने हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाई थी और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ऐसा कौन सा कारण था कि उनकी मौत हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन नहीं हुआ तो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने यह कह दिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इस कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय करने के लिए हुआ है, जो आज नहीं हजारों साल तक हिंदुस्तान की जनता उसको भूलेगी नहीं। लेकिन इसी 15 अगस्त 2019 को मैं जम्मू कश्मीर के उसी सांबा जिले में डोगरा के गांव में जाके अपने तिरंगे को सलाम करते हुए तिरंगा फहरा के उसी जम्मू कश्मीर से आज यहां पर आया हूं। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की नीतियों को अपनाना होगा। 1957 में यह लिखा गया था कि 370 की धारा को अगर खारिज करना होगा तो जम्मू कश्मीर की जो संविधान की सभा होगी, उसी संविधान की सभा को यह अधिकार दिया जाता है। और मजे की बात ऐसी है भाई और बहनों कि 1957 में ही यह संविधान सभा खारिज हो गई थी। जब संविधान सभा को 370 खारिज करने का अधिकार दिया था, तो 370 खारिज करने का अधिकार जिस संविधान सभा को था, वही संविधान सभा 1957 में खारिज हो चुकी थी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी का बयान था कि धारा 370 तो अस्थायी है, ये घिसते 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 खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे अभिमान है, समस्त भारतीयों को अभिमान है कि 370 की धारा न घसते घसते खत्म हुई, इसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक रूप से खारिज कर दिया। इसके लिए उनका भी अभिनंदन हम करते हैं। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, साहस, निष्ठा और त्याग इस हिंदुस्तान में कोने कोने में गूंजता है। जब 24 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान की सरहदों को लांघते हुए, जम्मू कश्मीर के सरहदों के पार करते हुए कश्मीर के बारामुल्ला के शहर में आके पहुंचा था। विचार करो, मुंबई शहर में एक कसाब आया था, उसके 10 आतंकवादियों को लेके तो क्या परिस्थिति बनी थी।
और हिंदुस्तान आतंकवाद के सामने देश आजाद होने के पश्चात चंद 2 महीने को बाद एक नहीं, 2 नहीं, हजारों पश्तून के आतंकवादी वहां पर घुसे थे। मुझे आज भी याद आती है जब पढ़ने के बाद यह हिंदुस्तान में जब यह आतंकवाद आया, पहले बार आजादी के पश्चात आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को चुना। राजा हरि सिंह को बार बार कहा गया कि आपके इस राज्य को, आपके इस राष्ट्र को हिंदुस्तान में विलय करने का काम शुरू कर दो। तभी कि हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 10 बार कहा कि राजा हरि सिंह एक तो तय करो, पाकिस्तान में चले जाओ या हिंदुस्तान में आ जाओ। लेकिन राजा हरि सिंह सुनने के लिए तैयार नहीं, और एक नहीं, 2 नहीं, लगातार 10 बार कहने के पश्चात वो हिंदुस्तान में विलय करने के लिए तैयार जब हुए, जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। और पाकिस्तान का आक्रमण इतना गहरा हो चुका था कि जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में 10,000 आतंकी घुस गए थे। और जब बारामुल्ला में 10,000 आतंकी घुस गए थे तो उसी दिशा में जम्मू के कठुआ और सुंदरबनी सेक्टर, जिसको सांबा सेक्टर कहते हैं, वहां पर भी आतंकवादी घुस गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी को यह कहा गया कि हिंदुस्तान की सेना को अगर जहाज के माध्यम से वहां पर उतारा जा सकता है तो विचार करो, विमान से अगर सैनिकों को भेजा जाए तो 50 या 100 सैनिक एक विमान से उतर सकते हैं। सामने से 10,000, 15,000, 20,000 की पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर रही है। एक नहीं, लगातार विध्वंस करते हुए एक गांव से दूसरे गांव जा रही है। ऐसे माहौल में अक्टूबर 1947 में हिंदुस्तान की सेना ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ते हुए पीछे पीछे करते चले गए। फिर भी 1948 के जनवरी के महीने में युद्ध का बंदी का ऐलान हुआ। आज जिसको हम पाक व्याप्त कश्मीर कहते हैं, आज जिसको हम जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा जो पाकिस्तान लेके बैठा है, पाक व्याप्त कश्मीर जिसको हम कहते हैं, 1948 में पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को तभी हासिल कर लिया था। और ये बातें चली कि 1948 के पश्चात 1949 में ये जब बातें आई तो हिंदुस्तान के तभी के संसद में हिंदुस्तान बन चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। फिर भी एक देश में 2 प्रधानमंत्री बन चुके थे। आप सबको याद होगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी हिंदुस्तान के पवित्र ऐसे संसद में पूछा था कि शेख अब्दुल्ला, आप हिंदुस्तान के ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र की निर्मित की भाषा करते हो जहां पर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान की भाषा नहीं चलती है। क्या अगर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय कर देते हो, क्या आप हिंदुस्तान के उसी तिरंगे को सलाम करना चाहते हो? शेख अब्दुल्ला का जवाब 1949 में था, जब यह धारा 370 का जन्म हुआ था। यह शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रश्न के पश्चात कि हाँ, मैं इस तिरंगे को सलाम करूंगा, लेकिन हमारे झंडे को भी सलाम करूंगा। यानी 2 झंडे को सलाम करने की बात ये शेख अब्दुल्ला ने 1949 से शुरू की थी। लेकिन आज मुझे आनंद होता है, मंगल जी को भी ये मालूम होगा कि आज 26 अगस्त 2019 है, कल 25 अगस्त था। कल जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना हुई, जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में इस हिंदुस्तान में पहले बार जो झंडा 70 साल पहले जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, उस झंडे को निकलने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल किया। उन्होंने क्या किया? कल सुबह 9 बजे जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके कश्मीर तक, बारामुल्ला से लेके शोपियां तक, शोपियां से लेके कुलगाम तक, हर जिले में, हर गांव में, हर बस्ती में कल सुबह 9 बजे सभी जगहों पे एक ही झंडा लहरा था जिसका नाम था तिरंगा। जो तिरंगा का लहराने का काम इस हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में हुआ। 1949 का वो समय था। आज भी अगर इतिहास के उन पन्नों को आप खोल के देखोगे तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू जी को ये जवाब दिया था कि इस हिंदुस्तान की संविधान में आप 370 की धारा मुझे लिखने को कह रहे हो, लेकिन मैं हिंदुस्तान के नागरिकों को लड़ाने के लिए ये संविधान नहीं बना रहा हूं। मैं हिंदुस्तान की संविधान को लिखना चाहता हूं और उसको मैं लिख रहा हूं, एक एक कलम को पढ़ रहा हूं, एक एक कलम को संविधान के माध्यम से हर सांसद के भवन में रख रहा हूं।
लेकिन हिंदुस्तान की इस संविधान को, 370 की धारा को मैं इस संविधान में लिखने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये धारा हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर से अलग करेगी, तोड़ने का काम करेगी। इस संविधान में 370 का मैं कभी भी लिखने के लिए तैयार नहीं। 1947 में जब ये युद्ध हुआ, अब परिस्थिति ऐसी बनी थी कि जम्मू कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे वो विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। और देखते 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 2 महीने को पश्चात जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो राजा हरि सिंह भागते हुए जवाहरलाल नेहरू के पास गए। तो राजा हरि सिंह जब शरण में आए तो विलय करने की बात करते समय जो उन्होंने खुफिया तरीके से जो एक कलम लिखा, उसका ही नाम था 370। विलय करते समय उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन हिंदुस्तान के कोई भी नागरिक को जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहता है उसको हम कभी खरीदी करने नहीं देंगे। अगर ये आपको मान्य होगा तो हम विलय करते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू के मन में यह था कि हिंदुस्तान का सबसे यह अहम हिस्सा है क्योंकि इसके सटीक पाकिस्तान दिखता है, इसके सटीक चीन दिखता है। तो जम्मू कश्मीर अगर विलय करते हैं तो वहां पर उनके मन में यह था कि शेख अब्दुल्ला यहां के प्रधानमंत्री बनाए दिए जा सकते हैं। और वैसे ही हुआ। जैसे विलय हो गया, हिंदुस्तान की सेना वहां पर पहुंची, पाकिस्तान का आक्रमण को परास्त करने की बात हुई। तो पहले जो हिंदुस्तान के सैनिक शहीद हुए, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, ऐसे पहले 2 जो थे उसमें एक अपने मुंबई के भी थे जिनका नाम था राम राघोबा राणे। और जैसे अपने सैनिक आगे बढ़ते, अपने टैंक आगे बढ़ते, वो भूसुरुंग का स्फोट हो जाता, विस्फोट हो जाता, अपने टैंक वहां से एक के बाद एक ध्वस्त होते चले जा रहे थे। हिंदुस्तान की सेना के मन में आया कि हम राजौरी के पीछे कैसे जाए। तो ये राम राघोबा राणे अपने मुंबई के थे, उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की। उन्होंने ये देखा कि अपना टैंक आगे जाता है, ध्वस्त हो जाता है, टैंक आगे जाता है, ध्वस्त हो जाता है। 2 दिनों में करीबन 34 अपने टैंक ध्वस्त हो गए। उन्होंने अपने कमांडर को कहा कि कमांडर, कल सुबह होते हुए ये सब भूसुरुंग, इसको मैं निकामी कर सकता हूं। तो कमांडर ने पूछा क्या करोगे? इसने कहा मैं आपके रनगाड़ी के नीचे यानी टैंक के नीचे मैं खुद को बांधूंगा। 2 डोरियां आपको ऊपर से छोड़नी होगी। मैं जिस डोरी को खींचूंगा, अगर मैंने दाहिनी डोरी खींची तो आपको पता लगेगा कि टैंक को रोकना है। जैसा वो टैंक सुरुंग के वहां पर जाएगा, मैं उस सुरुंग को काटूंगा। और ऐसा करते हुए राम राघोबा राणे ने 323 सुरुंग को काटा, लेकिन 324वां सुरुंग फट गया। टैंक तो उड़ गया और राम राघोबा राणे का ये दाहिना पैर पूरा छिल गया। वैसे ही अवस्था में उन्होंने बचे हुए करीबन 128 सुरुंग को काटा। शाम हो गई, राम राघोबा राणे को लाया गया। मैं क्यों कहता हूं ये? इन्हीं शहादत पे हिंदुस्तान के तिरंगे को सींचा गया है। इन्हीं के आज हिंदुस्तान बरकरार है। 1949 में इसी शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री होने के नाते 370 धारा को लिखने को कहा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही कि मैं इस घटना को, ये 370 धारा को हिंदुस्तान की संविधान में लिखना नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं लिखना चाहता हूं? क्योंकि मैं हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं करना चाहता। मैं ऐसे संविधान हिंदुस्तान के लिए लिखना चाहता हूं जो आज नहीं बल्कि 1000 वर्षों तक हिंदुस्तान कैसे चले, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखना चाहते थे। उन्होंने मनाही कर दी और नेहरू जी को कहा कि मैं संविधान नहीं लिखूंगा, ये 370 धारा को उसमें नहीं डालूंगा। विचार करो, परिस्थिति ऐसी आई कि जवाहरलाल नेहरू को प्रश्न पड़ा कि ये 370 धारा अगर इसमें नहीं लिखी गई तो कौन लिखेगा? बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो मनाही कर दी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें एक बार जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, उसने गोपाल स्वामी अयंगर नाम के एक दीवान, जो राजा हरि सिंह के दीवान थे, वो राजा हरि सिंह के दीवान को बुलाया गया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, कोई विभाग नहीं था उनके पास। सिर्फ राजा हरि सिंह ने यह कहा था कि ये मेरे दीवान है, इनको मंत्री बनाना है, तो उनको मंत्री बनाया गया था। वो राजा हरि सिंह के कहने पे बने हुए ये दीवान ने, गोपाल स्वामी अयंगर ने 370 धारा अपने संविधान में लिखी है।
तब ये बातें उठी कि 370 की धारा के तहत ऐसा क्या लिखा गया है कि पूरे देश में यह नारा गूंज उठा था। उसमें यह लिखा गया था कि दोहरी नागरिकता का जो पहला कलम था 370 का, कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला नागरिक और कोई राज्य में जाके रह सकता है, वहां पर जाके जमीन ले सकता है, वहां पर जाके रहते हुए वोटर बन सकता है, वहां पर जाके चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या अन्य राज्यों में से कोई जम्मू कश्मीर में अगर जाता है तो वहां का वो स्थायी नागरिक नहीं बन सकता है, बल्कि वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पर वोटर नहीं बन सकता, वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता। और हिंदुस्तान के संसद ने पारित किया हुआ कानून सिवाय 3 खातों के बिना वहां पर चल नहीं सकता। विशेष रूप से जब ये 35A की धारा जुड़ गई 1954 में, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 35A नामक की धारा को भी 370 के साथ जोड़ दिया। उसमें क्या था? तो उसमें यह बात भी थी कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला अपने राज्य के बाहर जाके शादी करती है तो उस महिला को जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, ना जमीन के मिलेंगे, ना संपत्ति के मिलेंगे, ना घर के मिलेंगे, ना दुकान के मिलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाला पुरुष अगर उसी राज्य के बाहर आके शादी करता है तो उस महिला को सभी अधिकार जम्मू कश्मीर के राज्य में मिलेंगे। अगर जम्मू कश्मीर में ये बातें होती थी तो एक ही हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक में दोहरी नागरिकता का विषय इतना ज्वलंत बन गया था। और 1956 में जब पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा बनी तो इतनी अहम बात उसमें लिखी गई थी, राज्य का अलग संविधान होगा और वो राज्य के संविधान के मान्यता के अनुसार ही वहां पर कानून लगाए जाएंगे। लेकिन उसमें और एक बात लिखी थी कि जम्मू कश्मीर के राज्य के संविधान के 7वें खंड में एक बात थी कि अगर 370 की धारा को रद्द करना है तो जम्मू कश्मीर की राज्य की संविधान की सभा को यह अधिकार दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर की राज्य संविधान सभा अगर यह तय करती है कि 370 और 35A की धारा को खारिज करना है तो राज्य संविधान सभा के सभी सदस्यों को यह अधिकार दिया जाता है। लेकिन 1957 में एक बात हुई कि 1957 में जम्मू कश्मीर की राज्य संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो राज्य संविधान सभा को भंग करने के पश्चात यह बात ही नहीं उठी, क्योंकि राज्य संविधान सभा बची ही नहीं, तो राज्य संविधान सभा न रहते हुए 370 को खारिज कैसे किया जाएगा। 1957 से लेके बातें चली, आगे चलते गए हम। 1965 में युद्ध हुआ, 1965, 1971, उसके पहले चीन का युद्ध, 1962, 1965, 1971, 1984, 1987, 1999 और 2019। तो ये संविधान जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि 370 की धारा नवल के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है, उसे लिखी है तो ये गोपाल स्वामी अयंगर ने लिखी है। जो इसको कलंक थी, इसको मिटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आज 2019 में किया है। जैसे कि आज मोदी जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण की कोई बात नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में 370 धारा रद्द करने के पश्चात 16% आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। यह पहली बार हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि क्या बात है, अब क्यों नहीं लिखना चाहते? तो उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये देश की जनता के लिए मैं देना चाहता हूं, सभी जात को, सभी धर्म के, सभी पंथों को मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात ये संविधान के माध्यम से चलेगा। हिंदुस्तान का एक दरवाजा जम्मू कश्मीर की ओर से खुलता है पाकिस्तान की तरफ, और ये गोपाल स्वामी अयंगर ने ये धारा लिखी और हिंदुस्तान के संविधान में यह कलंकित धारा को लिखने का काम जवाहरलाल नेहरू के कहने पे कर दिया, जिसको 70 साल के बाद मिटाने के लिए वो युग पुरुष आया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जिसने इसको मिटा दिया। पहाड़ों से भरा हुआ इलाका और हमारे सोमनाथ शर्मा सिर्फ 30 अपने सैनिकों के साथ मोर्चा संभालते हुए रात भर लड़ने के लिए तैयार हुए। जिस पहाड़ के वहां पर पाकिस्तान का सैन्य छुपा है वहां पर जाके आक्रमण करना है।
अगर हम बच गए तो ये देश अपने को याद रखेगा। अगर हम नहीं बच पाए तो आने वाले सैकड़ों साल तक हर हिंदुस्तानी नागरिक ये कहेगा कि सोमनाथ शर्मा ने ऐसी लड़ाई की थी। लेकिन सोमनाथ शर्मा छोटे छोटे पहाड़ों के बीच से आगे चल रहे थे, सेना पीछे जा रही थी और 15 सैनिकों लगातार गोलीबारी करते हुए, बम डालते हुए करीबन 1000 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया, आगे चल रहे थे। या देशामध्ये 72 वर्षानंतर अशा पद्धतीने ही राक्षसी धारा 370 समाप्त करणारे निर्णायक भूमिकेमध्ये संसदेमध्ये जाऊन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शहाजीने भाषण केल्यानंतर त्या संपूर्ण हिंदुस्थानाला नवीन दिशा देणारे, त्या हिंदुस्थानाला नवीन कल्पकताने आणि हिंदुस्थानामध्ये आधुनिक भारत घडवण्याच्या दृष्टीने 370 नावाचा कलम रद्द करणारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचं आज मी जाहीर अभिनंदन करतो। या देशाचा सैनिक म्हणून, भारतीय जनता पार्टीचा सच्चा कार्यकर्ता म्हणून ज्या ज्या वेळेला आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाने अपील केलं की भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याने देशामध्ये 370 कलम रद्द झाल्यानंतर 15 ऑगस्टला जम्मू काश्मीरमध्ये जाऊन प्रत्येक कार्यकर्त्याने जम्मू काश्मीरच्या प्रत्येक इमारतीवर तिरंगा फडकवला पाहिजे। मी आपल्याला विशेष करून सांगतो, 370 रद्द झाल्यानंतर पहिल्यांदा 15 ऑगस्ट 2019ला या मुंबईमधून जम्मू काश्मीरच्या पाकिस्तानच्या बॉर्डरवर, सांबा बॉर्डरवर जाऊन तिरंगा फडकवणारा आज मी सुनील राणे होतो, कारण का 370 रद्द केल्याचा अभिमान आहे। 370 धारा 35A की धारा को खत्म करना यह हिंदुस्तानी नागरिकों का कर्तव्य था। 5 अगस्त 2019 को यह देश पुनः एक बार स्वतंत्र हुआ। 370 धारा खत्म होने के पश्चात 15 अगस्त को मैं सांबा जिले के पाकिस्तान सटीक हिंदुस्तान की बॉर्डर पे गया था। तो मैं जब वहां पर खड़ा था, हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराने के लिए हमने सभी व्यवस्थाएं की थी, तो अचानक एक बूढ़ी मां की तरफ मेरा नजर गई। उस बूढ़ी मां को मैंने बाद में जाते हुए पूछा कि मां आप क्या देख रही थी? तो उसने कहा कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि यहां पर आया है, उसको मैं देख रही थी, जिसने 370 की धारा को समाप्त किया है। गृहमंत्री अमित भाई शहाजी यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो। और देश कसा चालावा या देशामध्ये हिम्मत करून 370 नावाची राक्षसी धारा खत्म केली। सन्माननीय गोपालजींचं काम हे संपूर्ण देशाला आदर्श आहे। शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, वैभवशाली भारताची निर्मिती व्हावी, महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम व्हावा। हम कभी नहीं कहते कि जम्मू, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर जम्मू से जुड़ा है, बल्कि जम्मू का अविभाज्य अंग कश्मीर भी है और कश्मीर के साथ जम्मू भी जुड़ा हुआ है। और ये बातें आपको आने वाले 1 साल में पता लगेगी। आज सुबह 4:30 बजे राजौरी के जिले में बिल्कुल पाकिस्तान के सटीक एक छोटा गांव है भद्रेश्वर। क्या गुनाह था वहां पर रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाइयों का कि वो जम्मू कश्मीर में रहता है? 370 और 35A की धारा रद्द करने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। और ये पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने के पश्चात पाकिस्तान पिछले 10-15 दिनों से लगातार गोलीबारी कर रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 जवान अपने शहीद हुए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा का वंदन हम करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, इस तिरंगे को सलाम हम सिर्फ 2 दिन क्यों करते हैं? हमने तो इस तिरंगे को सलाम करना चाहिए हर रोज। हमारे उस शहीद सैनिकों की याद हमें आनी चाहिए। हमने अगर इस हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करनी है तो ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये बात करने की आवश्यकता हमारे लोगों के है। ये 370 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला नागरिक 2 ही नागरिकता लेके आगे चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, बिहार से लेके अगर कोई नागरिक वहां पर रहना चाहता है तो उसे रहने का अधिकार
ये 370 की धारा के तहत नहीं दिया जाएगा। जैसा ये देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर है, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कोई मंदिर के पुजारी है, शायद उन्होंने 1947 का वो समय देखा होगा। ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि 15 अगस्त के बाद ये देश पुनः एक बार स्वतंत्र हुआ, ये देश एक बार पुनः एक बार आजाद हुआ, ये देश पुनः एक बार आजाद हिंदुस्तान इस नाम से कहलाएगा, जिसकी तारीख है 5 अगस्त 2019। यहां पर खड़ा हुआ हर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये पहले कौन है? पहले भारतीय। यहां पर बैठी हुई हमारी मुस्लिम महिलाएं भी है, हिंदू महिलाएं भी है, लेकिन हम पहले भारतीय हैं। और आप लोग सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्योंकि आप इस हिंदुस्तान की संविधान को मानते हो कि हिंदुस्तान की ये राक्षसी धारा 370-35 ए क्या था कि अगर जम्मू कश्मीर में रहने वाली कोई भी महिला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर जम्मू कश्मीर छोड़ते हुए बाहर के राज्य के साथ किसी के साथ शादी करती है तो उसके पिताजी के माध्यम से मिले हुए सभी अधिकार, सभी संपत्ति के अधिकार, सभी जमीन के अधिकार, सभी घर के अधिकार, सभी रद्द हो सकते हैं। कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले पुरुष व्यक्ति अगर अपने राज्य के बाहर जाके शादी करते हैं तो उस पत्नी को सभी अधिकार जम्मू कश्मीर में दिए जाते हैं। विचार करो भाई और बहनों, ये 370 की धारा, ये 35A की कलम की धारा को हटाने का काम किया। ये 35A धारा के अंदर क्या छुपा था? तो आतंकवाद छुपा था। ये 35A धारा के अंदर क्या छुपा था? तो इसके अंदर भ्रष्टाचार छुपा था। ये हिंदुस्तान में 370 की धारा रद्द करना, यह बहुत बड़ा काम था और यह काम ऐतिहासिक काम था। अटल जी ने कहा था कि 2003 में मैं भविष्यवाणी करता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 या 15 साल के पश्चात हिंदुस्तान में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी और यह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ये 2/3 बहुमत से आएगी और ऐसा पंत प्रधान होगा जो 370 की धारा को समाप्त करेगा और जम्मू कश्मीर को न्याय देगा। और ये न्याय देने वाले हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कर दिखाया। 15 अगस्त 2019 को इसी जम्मू कश्मीर के गांव में मैं गया था और उस गांव में सांबा जिले में मैं गया था। सुबह 6:30 बजे झंडा वंदन था। विचार करो, अपने मानकुर्द के स्टेशन पे झंडा वंदन करना आसान होता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू के सांबा जिले के उस छोटे से गांव में मैं गया था। सुबह 7:15 पे झंडा वंदन करना था। जैसे ही झंडा वंदन हुआ तो उसी गांव के एक छोटे से घर में मैंने देखा कि कुछ महिलाएं वहां से हमारे पास देख रही थी। तो मैंने कहा कि झंडा वंदन के पश्चात मुझे उस घर में जाना है। जब मैं उस छोटे से गांव के उस छोटे से घर में गया तो 90 साल की एक बुढ़िया मां थी। उस 90 साल की बुढ़िया मां ने मुझे बैठने के लिए एक छोटी सी सतरंजी दी। उसने थरथरते हुए, कांपते हुए अपने हाथों से मुझे पूछा, मेरी ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई कहां से आए हो? तो मैंने कहा मुंबई से आया हूं। तो उसने कहा जरा 2 मिनट रुको। वो अंदर गई, वैसे ही अपने हाथ पांव कांपते हुए उठी, वो अंदर गई, एक छोटी सी किताब लेके आई और छोटी सी किताब में मुझे कहा, खोलने के पहले कहा कि आज आप यहां पर क्यों आए हो? तो मैंने कहा मां जी, हम यहां पर आए हैं इस हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराने के लिए आए हैं। यह हिंदुस्तान की सांबा की बॉर्डर के यहां पर आते हुए मन में गर्व होता है। तो उसने वो किताब को खोलने का प्रयास किया। तो उसने वो किताब मेरे हाथ में दी, मैंने खोली तो उसमें 1950 का हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात का एक फोटो था। मैं पलटता गया। 2 पन्ने एक दूसरे को चिपके हुए थे। तो मैंने कहा इसमें क्या है? तो उस बूढ़ी मां ने उस पन्ने को थोड़ा खोलने की कोशिश की
मैंने उस पन्ने को खोला तो उसमें क्या था, जो देखते हुए मेरा सीना गर्व से ऊंचा हुआ। उसमें एक तरफ अपना तिरंगे का चित्र था और दूसरे तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तिरंगा लहराते हुए लाल किले का फोटो था। उस बूढ़ी मां मुझे कहती है कि हम सबको विश्वास है ये व्यक्ति पे, हमको विश्वास है ये पंत प्रधान पे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सुरक्षित है, हिंदुस्तान शक्तिशाली है और हिंदुस्तान वैभवशाली है, क्योंकि हिंदुस्तान की इस धरती को अगर किसने सींचा है तो हिंदुस्तान की इसी स्वतंत्रता के पश्चात इस हिंदुस्तान की धरती को सींचने वाला हमारा सैनिक है, जिसके खून से इस हिंदुस्तान की धरती को हमने सींचा है।